हेलो एवरीवन, क्रेज़ी टू लर्न में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अनिरुद्ध तिवारी और जैसा कि आप सब जो है क्लास 7 का जो साइंस बुक है उसके 2 चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, तीसरे पार्ट की बात करेंगे और तीसरे पार्ट का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो इसको पढ़ते हैं। ऐसे भी एनसीईआरटी टेक्स्ट को पढ़ना बड़ा ही रोचकदार होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, स्किप कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पार नहीं करेंगे और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो कक्षा 6 में आपने पादपों यानी पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा। उसकी इंग्लिश होती है फाइबर। आपने ये भी पढ़ा है कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। किससे प्राप्त किए जाने वाले? जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पे हो गया। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तन किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए। और जानवर रेशे आपने जाना कि जानवर रेशे क्या है? तो जानवर रेशे ऊन और रेशम। और 3.1 में सबसे पहले हम लोग ऊन के बारे में पढ़ते हैं। तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। किससे ऊन प्राप्त की जाती है? भेड़, बकरी और याक से। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जैसा कि आप जो है वो चित्र में देख रहे हैं 3.1 में। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। तो समझ में आ गया आपको? अब देखिए, क्रियाकलाप 3.1 में दिया हुआ है कि अपने शरीर, बाहों और सिरों के बालों को छूकर का अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे हैं, कौन से रूखे हैं, कौन सा मुलायम है? हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन यानी कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं और इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे ही भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की ये प्रक्रिया वर्णातक वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। किसे? तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब हम लोग जानते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र स्रोत नहीं है, और भी है, फिर भी बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की कुछ तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जैसे 3.2 में आप याक का चित्र देख रहे हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अब ये एक प्रश्न हो गया कि अंगोरा ऊन किस किस नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा नस्ल की बकरियों से। कहाँ पाए जाते हैं? जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, जिसको हम लोग फर भी बोलते हैं, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। तो पश्मीना शॉलें कश्मीरी बकरी की त्वचा निकट मुलायम बाल जो होते हैं उससे बनाई जाती है। अब 3.3 में आप अंगोरा बकरी का भी चित्र देख रहे हैं और 3.4 में बकरी का चित्र देख रहे हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, जैसा कि आप 3.5 में पिक्चर में देख रहे हैं। अब दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। तो ये भी एक प्रश्न आपका हुआ कि लामा और एल्पेका क्या है? तो लामा और एल्पेका दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जो प्रजाति है वहाँ से भी उनसे ऊन प्राप्त होती है। तो एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि लामा और एल्पेका किससे संबंधित है? तो दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। तो दोनों का चित्र भी दिया हुआ आप देख रहे हैं, लामा 3.6 और एल्पेका 3.7। अब क्रियाकलाप 3.2 में देखते हैं। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए, इनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में
दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश के अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाना जाते हैं, उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो ये क्रियाकलाप है जिससे आप बहुत कुछ सीखिएगा। अब क्रियाकलाप 3.3 देखते हैं। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं, जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। तो ये क्रियाकलाप जितने सारे दिए हुए हैं उसको आप यदि कीजिएगा तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब एक पॉइंट है आपका कि रेशों से ऊन तक। तो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग कि रेशों से ऊन तक। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो कैसे ये सब होता है। तो भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों के को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वो घास और पत्तियाँ पसंद करती है। भेड़ पालक यानी पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। और सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, जैसा कि पहले बताया गया है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब रेशों को ऊन में संसाधित करना कैसे ये होता है आगे। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। पहला चरण क्या है, कैसे होता है ये। तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भेड़ों की कुछ भारतीय नस्ल है। नस्ल का नाम है लोही। ऊन की गुणवत्ता है अच्छी गुणवत्ता की ऊन। राज्य कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, पंजाब। तो ये सारे प्रश्न आ सकते हैं आपके, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में कौन सा नस्ल है, बकरवाल। गुजरात में कौन सा नस्ल है, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। किसके लिए है, तो मोटी रुक्ष के लिए, होजरी के लिए। फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कौन सा नस्ल है, तो नाली नस्ल है। कैसा ऊन प्राप्त होता है, तो गलीचे की ऊन प्राप्त होते हैं। तो ये सारे आपके प्रश्न आ सकते हैं। अब जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके, क्योंकि ठंड में तो फिर वो गर्मी प्रदान करता है भेड़ों को। इसलिए ठंड के मौसम में नहीं उतारा जाता, बालों को गर्मी में उतारा जाता है ताकि उनको जो है वो दिक्कत ना हो। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे जो है आपके उग जाते हैं। चरण 1 में इतने सारे काम। चरण 2 में दूसरा क्या है स्टेज। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तन करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देख रहे हैं आप पहला चित्र में कि भेड़ की ऊन उतारा गया, फिर टंकियों में अभिमार्जन किया गया, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया गया, फिर ऊन का धागा बनाया गया। तो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ऊन की कटाई कर रहे हैं, फिर अभिमार्जन कर रहे हैं, फिर उसको छटाई कर रहे हैं, फिर बर की छटाई कर रहे हैं, फिर रंगाई, फिर रीलिंग। तो ये है प्रक्रिया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, ये प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है, जिसे धोते हैं वो लोग। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। तीसरा चरण में क्या है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है।
रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या अलग किया जाता है। चौथा चरण क्या है? अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद की धागों के रूप में काते जाने के उपयुक्त ऊन होती है। पांचवा चरण क्या है? इसके बाद क्या करते हैं? रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के समान ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। उसके बाद चरण छठे नंबर में क्या है? अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर को ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अब क्रियाकलाप यहाँ पे देख रहे हैं। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो और भी जानकारी आपको मिलेगी और जो है और भी चीज़ें डिस्कस होगी, विचार विमर्श होगा, तो और चीज़ें आप लोग सीखिएगा। क्या मनुष्य के लिए भेड़ों के पालना फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है? ये प्रश्न पूछा गया, तो ये विचार विमर्श कीजिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। इसके बाद एक पॉइंट हमारा रेशम है। रेशम जिसकी इंग्लिश होती है सिल्क, जो ब्रैकेट में आप देख रहे लिखा हुआ है। रेशम के रेशे भी जानवर रेशे से होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन, और इंग्लिश में इसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, यानी जो रेशम कीट पालन करते हैं उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। अपनी माता जी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम अथवा रेशम साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो पहला, इसके बाद देखिए कि रेशम कीट का जीवन का चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनमें लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर यानी इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो ये प्यूपा उसे कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर ये अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिर तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्त्रावित करता है और जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है, और यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा यानी सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है? अब पिक्चर आप देख रहे हैं, नर है अवयस्क रेशम कीट, यह मादा है, शहतूत की पत्तियों पर अंडे दिए हुए हैं, यह रेशम कीट है। कोकून है, कोकून में विकासशील कीट है। तो रेशम कीट का ये जीवन चक्र आप देख रहे हैं। अब रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है, और रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम अथवा इन प्रकार के ऐसे रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों के द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। और सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। कौन सा कीट? रेशम कीट शहतूत रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार चमकदार और लचीला होता है। ऐसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। अब क्रियाकलाप 3.5 में देखिए आप लोग कि विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरों में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मुगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं, और रेशम कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए, जिनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब क्रियाकलाप 3.6 दिया हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है आपको करने के लिए कि किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए, उन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आप उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए।
इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी होती है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? ये जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। अब 3.7 क्रियाकलाप आपको बोला जा रहा है करने के लिए। 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते और चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। तो ये सब भी आप कीजिएगा तो आपको बहुत सारा जानकारी होगा। जैसे मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा, कैटरपिलर, रेशम कृमि, शहतूत का वृक्ष यहाँ देख रहे हैं आप। अब हम लोग जानते हैं कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब कैसे होगा ये? रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों तक कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में लार्वा निकल आए। ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं अतः आमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वस्थ ट्रे में रखा जाता है। 20 से 25 दिनों के बाद जो है कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने बने छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरों का उपयोग किया जाता है और वयस्क कीट में विकसित होने के पहले कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो हमने सारी प्रक्रिया देखा कैसे कैसे होता है, कौन कौन से शब्द हम लोगों को मिले। प्रमुख शब्द जो थे, कोकून के बारे में हमने जाना, कर्तितून के बारे में जाना, रीलिंग है, अभिमार्जन है, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर, संसाधन, ये सारी चीज़ें हमने सीखी और अच्छे से हमने पढ़ा। आप लोग भी 2-3 बार 5 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, चीज़ों को समझिए। जो नहीं समझ में आ रहा है फिर से पढ़िए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को सीखिए। धन्यवाद सभी का।